कहानी की शुरुआत में हम मेलनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक छोटे से कमरे में बंद होती है और तभी उसे बाहर से कुछ सोल्जर्स की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर मेलनी जल्दी से व्हीलचेयर पर बैठ जाती है और खुद ही अपने पैरों को व्हीलचेयर के साथ बांध लेती है। जिसके बाद 2 आर्मी सोल्जर्स मेलनी पर बंदूक तान कर कमरे के अंदर आते हैं और मेलनी को देखकर दोनों सोल्जर ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे मेलनी कोई छोटी बच्ची नहीं बल्कि वो कोई बड़ा मॉन्स्टर हो। अब यहाँ जब सोल्जर्स मेलनी के पैर व्हील चेयर के साथ बंधे हुए देखते हैं तो ये दोनों सुकून की सांस लेते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि मेलनी कितनी ज्यादा खतरनाक है। और फिर ये दोनों मेलनी के हाथ भी व्हील चेयर के साथ बांधकर उसे सेल से बाहर लेकर आते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि मेलनी की तरह और भी कई सारे बच्चे यहाँ पर कैद हैं। जिसके बाद सोल्जर इन सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए एक हॉल में लेकर जाते हैं जहाँ हर एक बच्चे को लाइन से उसके पोजीशन पर बिठा दिया जाता है। अब वैसे तो ये बच्चे दिखने में बहुत ही मासूम थे, लेकिन सोल्जर्स इन बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव करते जैसे ये बच्चे कोई जंगली खूनखार जानवर हों और यहाँ सभी सोल्जर्स इन बच्चों से काफी दूर रहा करते थे। कोई भी सोल्जर इन बच्चों के ज्यादा करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अब यहाँ एक टीचर बच्चों को केमिस्ट्री के कुछ सवाल पढ़ाती है, लेकिन वो टीचर भी इन बच्चों से काफी घबराई हुई थी, इसीलिए वो जल्दी से क्लास खत्म करके चली जाती है। और फिर क्लास में इन बच्चों की दूसरी टीचर मिस जस्टिनो क्लास में आई, जिसे देखकर सभी बच्चे काफी खुश हुए क्योंकि इस पूरे बेस में सिर्फ जस्टिनो ही थी जो इन बच्चों से हमदर्दी रखती थी और खासकर जस्टिनो मेलनी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी क्योंकि मेलनी बाकी बच्चों से काफी ज्यादा होशियार और समझदार थी। साथ ही मेलनी भी जस्टिनो की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी और मेलनी जस्टिनो को अपनी माँ जैसा समझती थी। इसी तरह कुछ घंटे पढ़ाई के बाद सोल्जर्स इन बच्चों को वापस उनके सेल में कैद कर देते हैं और फिर थोड़ी देर बाद सेल की छोटी सी खिड़की पर इन बच्चों के लिए खाना रख दिया गया। और जब मेलनी खाने की प्लेट उठाती है तो प्लेट में खाना नहीं बल्कि कीड़े पड़े हुए थे, लेकिन मेलनी खाना वापस करने के बजाय बड़े शौक से उन कीड़ों को खाने लगती है। ये देखकर हमें पता चल जाता है कि मेलनी नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। अब रात को इस मिलिट्री बेस की एक साइंटिस्ट मेलनी के सेल के पास आती है और साइंटिस्ट मेलनी से कुछ सवाल जवाब करती है। दरअसल साइंटिस्ट यहाँ के हर एक बच्चे से सवाल करके उनका IQ लेवल जानना चाहती है और यहाँ साइंटिस्ट को पता चलता है कि मेलनी बाकी बच्चों से काफी ज्यादा चालाक है। ऐसे ही कुछ सवाल जवाब के बाद साइंटिस्ट ने मेलनी को 1 से 20 के बीच कोई नंबर चुनने को कहा। तब मेलनी ने नंबर 13 चुना और नंबर 13 सुनकर साइंटिस्ट वहां से चली जाती है। अगली सुबह बच्चों का फिर से वही रूटीन शुरू हो गया और सोल्जर्स बच्चों को एक चेयर के साथ बांधकर क्लासरूम में ले जाने लगते हैं। तब यहाँ मेलनी ने देखा कि आज सेल नंबर 13 में रहने वाले बच्चे के सेल का दरवाजा बंद है। ये देखकर मेलनी परेशान हो जाती है क्योंकि कल रात साइंटिस्ट के कहने पर मेलनी ने नंबर 13 चूज किया था। इसलिए मेलनी सोल्जर से पूछती है कि नंबर 13 कहाँ पर है, लेकिन सोल्जर ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तब मेलनी को लगा कि शायद सोल्जर पहले ही उस बच्चे को क्लासरूम में ले गए होंगे और क्लासरूम में पहुंचने के बाद मेलनी देखती है कि नंबर 13 की जगह खाली पड़ी हुई है। इसलिए मेलनी मिस जस्टिनो से सेल नंबर 13 में रहने वाले लड़के के बारे में पूछती है, लेकिन जस्टिनो भी इस लड़के के बारे में जवाब न देते हुए सवाल को घुमाकर क्लास स्टार्ट करवा देती है, जहां वो सभी बच्चों को कहानी लिखने का टास्क देती है। और फिर कुछ देर बाद जस्टिनो पूछती है कि कौन पहले कहानी सुनाएगा। तब मेलनी अपना हाथ खड़ा करती है और कहानी सुनाने लगती है, जिसे सुनकर जस्टिनो रोने लगती है क्योंकि कहानी में मेलनी ने खुद को एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह बताया। और फिर जस्टिनो मेलनी के करीब आकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगती है, लेकिन ये सब क्लास के बाहर पहरा दे रहे गार्ड्स देख लेते हैं। और फिर सार्जेंट बॉक्स वहां पर आया और उसने जस्टिनो को गुस्से से डांटते हुए कहा कि तुम जानती भी हो कि तुम्हारे इस छोटी सी हरकत की वजह से हम सबकी जान जा सकती है। अब जस्टिनो को डेमो देने के लिए सार्जेंट एक बच्चे के पास आकर अपने बाजू पर थूक लगाता है, जिसके बाद वह अपने हाथ उस लड़के के नाक के करीब ले जाता है और फिर वह लड़का सार्जेंट की बॉडी का स्मेल सूंघते ही उसे कुछ होने लगता है और वह अजीब तरह से अपना मुंह कपकपाकर सार्जेंट पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन व्हील चेयर से बंधा होने की वजह से वह सार्जेंट का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और फिर देखते ही देखते वहां मौजूद सारे बच्चे खूनखार होने लगे और पूरी तरह से खुद पर कंट्रोल खोकर इंसानों के खून के प्यासे बन गए। ये देखकर मिस जस्टिनो काफी ज्यादा घबरा जाती है। तब सार्जेंट जस्टिनो से कहता है कि देख लिया तुमने, ये बच्चे इंसानों की स्मेल सूंघते ही खूनखार हो जाते हैं, इसलिए दोबारा इन बच्चों को छूने की कोशिश मत करना। और फिर सार्जेंट अपने बाजू पर जेल लगाता है। ये एक खास तरह का जेल था जिसे स्मेल ब्लॉकर कहा जाता था। ये ब्लॉकर उन बच्चों को इंसानी गंध से दूर रखता था, इसलिए इन बच्चों के पास आने से पहले सारे स्टाफ को यह ब्लॉकर जेल लगाना जरूरी था। अब सार्जेंट के ब्लॉकर लगाने के बाद उन बच्चों तक इंसानी स्मेल आना बंद हो जाता है और सभी बच्चे शांत होकर वापस नॉर्मल हो जाते हैं, जिसके बाद गार्ड्स इन सभी बच्चों को वापस उनके सेल में ले जाने लगते हैं। लेकिन आज जो कुछ सार्जेंट ने बच्चों के साथ किया
उससे मेलनी काफी गुस्से में थी। इसलिए रास्ते में मेलनी सार्जेंट से कहती है कि जिस दिन मैं यहाँ से छूट गई उस दिन मैं तुम्हें नोच नोच कर खा जाऊंगी। ये सुनकर सार्जेंट बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और वह सजा के तौर पर गार्ड से कहता है कि आज रात का खाना मेलनी पर बंद कर दो और आज पूरी रात मेलनी इस व्हील चेयर पर गुजारेगी, इसलिए मेलनी को आज रात व्हील चेयर से आजाद मत करना। ये कहकर सार्जेंट और गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं और मेलनी बेचारी व्हील चेयर पर भूखी प्यासी बंदी रह जाती है। अब कुछ घंटे गुजरने के बाद जस्टिनो मेलनी के सेल के सामने से गुजर रही होती है और जब वह मेलनी के सेल के अंदर झांक कर देखती है तो उससे पता चलता है कि मेलनी को सार्जेंट ने व्हील चेयर के साथ बांध रखा है। यह देखकर जस्टिनो को काफी बुरा लगता है और वह बिना कुछ सोचे समझे मेलनी के सेल के अंदर चली जाती है और मेलनी को आजाद करने लगती है। इस दौरान जस्टिनो मेलनी के काफी करीब आ चुकी थी और पिछले कई घंटों से बिना कुछ खाए पिए मेलनी जब जस्टिनो की स्मेल सूंघती है तो उससे कुछ होने लगता है, लेकिन मेलनी जस्टिनो को अपनी माँ जैसे समझती थी, इसलिए वह खुद को कंट्रोल करने की काफी कोशिश करती है। मगर मेलनी के अंदर जो वायरस मौजूद था वह मेलनी पर हावी हो जाता है और मेलनी का मुंह अपने आप ही जस्टिनो की गर्दन की तरफ बढ़ने लगा। अब यहाँ पूरी तरह से वायरस के कंट्रोल में आने से पहले मेलनी चिल्लाते हुए जस्टिनो से कहती है कि मिस जस्टिनो, तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं आपको नुकसान पहुँचा सकती हूँ। ये कहते ही मेलनी पूरी तरह से खूनखार हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि मेलनी जस्टिनो को काट पाती तब जस्टिनो जल्दी से बाहर आ जाती है और सेल का दरवाजा लॉक कर देती है, जिसके बाद वह जल्दी से अपनी बॉडी पर स्मेल ब्लॉकर लगा देती है, जिससे सेल के अंदर बैठी मेलनी शांत हो जाती है और जस्टिनो वहां से चली जाती है। अब रात को साइंटिस्ट मेलनी के सेल के पास आती है और वह एक बार फिर मेलनी से 1 से लेकर 20 के बीच कोई एक नंबर चुनने को कहती है। इस बार मेलनी नंबर 4 चुनती है, जिसे सुनकर साइंटिस्ट हैरान रह जाती है क्योंकि नंबर 4 मेलनी के ही सेल का नंबर था। अब इस तरह से यह रात बीत जाती है और फिर अगली सुबह सोल्जर्स बच्चों को क्लास के लिए ले जाने लगते हैं। वहीं सेल में मेलनी खुद को तैयार करके व्हील चेयर पर बैठ जाती है क्योंकि उसे लगा कि अब सोल्जर उसे भी क्लासरूम में ले जाएंगे, लेकिन इस बार सोल्जर मेलनी के सेल का दरवाजा खोलते ही नहीं है और मेलनी के अलावा बाकी सभी बच्चों को क्लासरूम में लेकर चले गए। और फिर कुछ देर बाद मेलनी के सेल का दरवाजा खुला और इस बार सार्जेंट खुद मेलनी को लेने आए थे, जिसके बाद सार्जेंट मेलनी को ले जाने लगता है और वह मेलनी को क्लासरूम में ले जाने के बजाय बेस से बाहर लेकर आता है, जहाँ का नजारा देखकर मेलनी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि बेस के चारों तरफ फेंस की दीवारों के दूसरी तरफ हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज खड़े थे जो फेंस की दीवारों को तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल कुछ साल पहले फंगस नाम का एक खतरनाक वायरस फैल गया था, जिससे अब पूरी दुनिया के लगभग सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं। ये वायरस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जो सीधा इंसान के दिमाग पर अटैक करता है और फिर इंसान इस वायरस के कंट्रोल में आकर वायरस से बचे हुए लोगों पर अटैक करता है। अब ये सब दिखाने के बाद सार्जेंट मेलनी को लैब के अंदर लेकर आता है जहां पर साइंटिस्ट मौजूद थी। वहीं मेलनी को एक कांच के डिब्बे में बंद एक इंसानी दिमाग दिखाई दिया जिससे बालों की तरह एक फंगस निकला हुआ था और उस कांच के डिब्बे पर नंबर 13 लिखा हुआ था। यह देखकर मेलनी समझ जाती है कि यह सेल नंबर 13 में रहने वाले लड़के का दिमाग है जिसका मैंने साइंटिस्ट के सामने 1 से लेकर 20 के बीच में नंबर चुना था। और अब मेलनी भी ये जान पाती है कि अब मेरी बारी है। दरअसल मेलनी के साथ बाकी 20 बच्चे हाइब्रिड हैं जो आधे इंसान और आधे ज़ॉम्बी हैं। इसीलिए साइंटिस्ट का मानना है कि इन बच्चों के दिमाग पर एक्सपेरिमेंट करके हम इस ज़ॉम्बी वायरस का इलाज ढूंढ सकते हैं। और फिर मेलनी पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है जिससे मेलनी बेहोश हो जाती है और फिर मेलनी को स्ट्रेचर के साथ बांध दिया जाता है। अब साइंटिस्ट मेलनी पर एक्सपेरिमेंट शुरू करने ही वाली थी कि तभी वहां पर जस्टिनो आ जाती है और जस्टिनो किसी भी कीमत पर मेलनी को मरने नहीं देना चाहती थी क्योंकि वो मेलनी को अपनी बेटी जैसा मानती थी। इसीलिए जस्टिनो एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर साइंटिस्ट से मेलनी को आजाद करने को कहती है, लेकिन साइंटिस्ट बड़ी चालाकी से जस्टिनो की आंख पर स्प्रे कर देती है, जिसके बाद वह 2 सोल्जर्स को बुलाकर जस्टिनो को यहाँ से बाहर भेज देती है और साइंटिस्ट फिर से एक्सपेरिमेंट के काम पर लग जाती है। लेकिन तभी पूरे लैब में जोरदार अलार्म बजने लगता है जिसका मतलब साफ था कि लैब पर ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया है। लेकिन साइंटिस्ट को इस बात की कोई परवाह नहीं थी और वो किसी भी सूरत में अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करना चाहती थी, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को लैब का शटर गिराने को कहती है। और अब जब असिस्टेंट लैब का शटर डाउन कर रही होती है तभी पीछे से दौड़ते हुए एक ज़ॉम्बी आकर लैब का शीशा तोड़ देता है और असिस्टेंट पर हमला करके उसे काटने लगता है। अब यहाँ साइंटिस्ट जल्दी से फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर उस ज़ॉम्बी से अपनी असिस्टेंट को छुड़वा लेती है और फिर वो एक कांच का टुकड़ा उठाकर उस ज़ॉम्बी को मार डालती है। लेकिन इस दौरान साइंटिस्ट को भी शीशे के कांच से हाथ पर चोट लग जाती है। अब इससे पहले कि साइंटिस्ट कुछ समझ पाती तभी ज़ॉम्बी के काटने की वजह से असिस्टेंट इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी में बदल जाती है और साइंटिस्ट को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है। लेकिन साइंटिस्ट जल्दी से खुद को बचाते हुए दूसरे कमरे में घुस जाती है और
अपनी जान बचा लेती है। वहीं असिस्टेंट पूरी तरह से वायरस के कंट्रोल में आ चुकी थी और वो लैब में यहाँ वहां घूमने लगती है। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो स्ट्रेचर पर पड़ी हुई मेलनी को हाथ तक नहीं लगाती, क्योंकि मेलनी आधी ज़ॉम्बी और आधी इंसान थी। अब यहाँ मेलनी खुद को आजाद करके लैब से बाहर आती है और बाहर के हालात देखकर वह पूरी तरह से शॉक हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही थी और ज़ॉम्बी सोल्जर्स के कंट्रोल से बाहर होकर उन पर हमला करके उन्हें खा रहे थे। इसी दौरान मेलनी ने देखा कि 2 सोल्जर्स जस्टिनो को पीटते हुए वहां से ले जा रहे हैं। यह देखकर मेलनी काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वह जस्टिनो को अपनी माँ की तरह समझती थी। और फिर वो भागती हुई उन दोनों सोल्जर्स पर हमला कर देती है और अपने दांतों से उनकी गर्दन नोचकर खा जाती है। अब पहली बार इंसानी मांस खाने के बाद मेलनी को नशा सा हो जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तब जस्टिनो उसे उठाकर वहां से ले जाने लगती है, पर तभी कुछ ज़ॉम्बीज जस्टिनो को देख लेते हैं और वो ज़ॉम्बीज दौड़ते हुए जस्टिनो को मारने के लिए आते हैं। लेकिन तभी एक आर्मी की गाड़ी आकर उन ज़ॉम्बीज को कुचल देती है और फिर जस्टिनो जल्दी से उस गाड़ी में बैठ जाती है जहां साइंटिस्ट भी मौजूद थी। अब यहाँ ये लोग गाड़ी को तेज भगाकर उन ज़ॉम्बीज से दूर चले जाते हैं और फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद जब सार्जेंट पीछे जस्टिनो के साथ मेलनी को देखता है तो वो सीधा मेलनी पर बंदूक तान देता है। लेकिन यहाँ जस्टिनो मेलनी के सामने आकर सार्जेंट को गोली मारने से रोक देती है और फिर वो मेलनी को गाड़ी से दूर भगा देती है। तब मेलनी भी गाड़ी से काफी दूर जाकर बैठ जाती है। अब यहाँ जस्टिनो सार्जेंट को समझाती है कि मेलनी से हमें कोई खतरा नहीं है, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए हमें मेलनी को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। लेकिन सार्जेंट मेलनी को साथ ले जाने से इनकार कर देता है। तब साइंटिस्ट भी सार्जेंट से कहती है कि हमें अपने साथ मेलनी को लेकर जाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन बनाने के लिए मेलनी हमारी आखिरी उम्मीद है। ये सुनकर सार्जेंट मान जाता है, लेकिन सार्जेंट को अब भी मेलनी से डर था कि कहीं वो हमें काट न दे। इसीलिए ये लोग मेलनी को ऊपर गाड़ी की छत पर कुर्सी के साथ बांध देते हैं। साथ ही ये लोग मेलनी के मुंह पर मास्क भी लगा देते हैं ताकि वो किसी को काट न सके। अब कुछ दूर आगे तक सफर करने के बाद ये लोग एक नदी के पास पहुंच जाते हैं, जहां ये लोग गाड़ी रोक देते हैं और फिर ये लोग बोतल में नदी का पानी भरने लगते हैं। लेकिन तभी एक सोल्जर को सामने की झाड़ियों से हलचल सुनाई दी और फिर वह सोल्जर फौरन उस तरफ गोली चला देता है। अब गोली की आवाज सुनते ही आसपास के सभी ज़ॉम्बीज इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। यह देखकर ये लोग जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं और इसी दौरान सार्जेंट और उसके साथी ज़ॉम्बीज पर फायर करके उन्हें मारने लगते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद कम नहीं हो रही थी और तभी एक ज़ॉम्बी डिलन नाम के एक सोल्जर पर हमला कर देता है। लेकिन सार्जेंट उस ज़ॉम्बी को सीधा सिर में शूट करके मार देता है। अब यहाँ सभी लोग एक एक करके गाड़ी में चढ़ जाते हैं, लेकिन आखिर में जब डिलन गाड़ी में चढ़ रहा होता है तब सार्जेंट उसे गाड़ी में चढ़ने से रोक देता है, क्योंकि ज़ॉम्बी ने डिलन को काट लिया था। अब इससे पहले कि डिलन पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाता, सार्जेंट उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। इसके बाद ये लोग गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी का फ्यूल टैंक लीक होने की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती। अब यहाँ ये लोग फैसला करते हैं कि हम आगे का सफर पैदल तय करेंगे और सीधा शहर की तरफ जाएंगे। शायद वहाँ हमें खाने पीने का सामान मिल जाए। जिसके बाद ये लोग पैदल ही शहर की तरफ निकल पड़ते हैं और फिर काफी देर तक पैदल सफर करने के बाद ये लोग शहर पहुंच जाते हैं, जहाँ का नजारा देखकर ये लोग बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं, क्योंकि पूरा शहर ज़ॉम्बीज से भरा पड़ा था। लेकिन पास में ही फूड स्टोर्स थे जहाँ पर इन्हें खाना मिल सकता था। अब खाना हासिल करने के लिए ये लोग खतरे को सर पर लेते हुए अपनी बॉडी पर स्मेल ब्लॉकर जेल लगा देते हैं ताकि ज़ॉम्बीज इनकी स्मेल को न सूंघ सके। और फिर ये लोग बिना कोई आवाज किए हल्के कदमों से ज़ॉम्बीज के बीच में से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर जरा सा भी शोर हुआ तो हमारी मौत पक्की है। अब यहाँ ये लोग देखते हैं कि फूड स्टोर के सामने ढेर सारे ज़ॉम्बीज खड़े हैं, जिनके बीच में से निकलना नामुमकिन है। इसीलिए ये लोग पास के एक हॉस्पिटल में चले जाते हैं, जहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं था। लेकिन ये लोग हॉस्पिटल का जायजा लेने के लिए हॉस्पिटल का हर एक कोना चेक करने लगते हैं कि कहीं कोई ज़ॉम्बी अंदर तो नहीं छुपा हुआ है। वहीं मेलनी साइंटिस्ट से पूछती है कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आई हूं। तब साइंटिस्ट ने मेलनी को बताया कि जब पूरी दुनिया में यह वायरस फैल गया था तब तुम अपनी माँ के पेट में थी, लेकिन तुम्हारी माँ भी वायरस से इन्फेक्टेड हो गई थी और वायरस माँ के पेट में तुम्हें भी लग गया। लेकिन तुम पूरी तरह से इन्फेक्टेड नहीं हुई, बल्कि तुम आधी इंसान और आधी ज़ॉम्बी बन गई। इसीलिए तुम इस वायरस की सेकंड जनरेशन हो। तुम इंसानों की तरह सोच और समझ सकती हो और भूख लगने पर तुम एक ज़ॉम्बी बन जाती हो। लेकिन तुम में एक खासियत है, तुम्हारे जरिए मैं इस वायरस का वैक्सीन बना सकती हूँ ताकि पूरी दुनिया में ये जो वायरस फैला है उससे मैं लोगों को बचा सकूं। लेकिन इस बात का मेलनी कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वह खुद पर एक्सपेरिमेंट करके मरना नहीं चाहती थी। अब इस तरह से ये रात गुजर जाती है और फिर अगली सुबह सार्जेंट ने देखा कि अब सारे ज़ॉम्बीज हॉस्पिटल के दरवाजे के बाहर ही जमा हो गए हैं। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बिना कुछ खाए पिए ये लोग यहाँ और इंतजार नहीं कर सकते थे। इसीलिए
अब इन लोगों को कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा, लेकिन इनके पास बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। तब मेलनी कहती है कि मेरे पास एक रास्ता है, मैं तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ, लेकिन तुम लोगों को मुझे आजाद करके यहाँ से बाहर जाने देना होगा, क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ मुझे कुछ नहीं कहेंगे और मैं बाहर जाकर तुम लोगों के लिए यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता निकाल सकती हूँ। तब साइंटिस्ट इस मुश्किल सिचुएशन में भी कहती है कि हमें मेलनी को बाहर नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि हम वैक्सीन बनाने का आखिरी मौका खो देंगे और अगर यह लड़की बाहर गई तो ये कभी भी वापस नहीं आएगी। जिस पर मेलनी सबको भरोसा दिलाती है कि मैं जरूर वापस आऊंगी। अब यहाँ सार्जेंट भी समझ जाता है कि मेलनी को बाहर जाने देने के अलावा हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, इसीलिए ये लोग मेलनी को बाहर जाने की इजाजत दे देते हैं और मेलनी ज़ॉम्बीज़ के बीच में से होते हुए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन ज़ॉम्बी उसे कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि मेलनी आधी इंसान और आधी ज़ॉम्बी थी। अब यहाँ मेलनी पास के घर में जाती है, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता और फिर जब वो घर के बाहर आती है तभी उसे सामने एक बिल्ली दिखाई देती है, जिसे देखकर मेलनी पूरी तरह से खूंखार होकर उस बिल्ली के पीछे दौड़ पड़ती है और उसे पकड़कर खाने लगती है। अब अपनी भूख मिटाने के बाद मेलनी अच्छा फील करती है और फिर एक घर में घुसने के बाद मेलनी को सामने एक कुत्ता नजर आता है, जिसे वह पकड़ लेती है और फिर वह उस कुत्ते को उठाकर सीधा हॉस्पिटल के दरवाजे के सामने खड़े हुए ज़ॉम्बीज़ के बीच छोड़ देती है, जिसकी आवाज सुनते ही वो सारे ज़ॉम्बीज़ उस कुत्ते के पीछे पड़ जाते हैं और इस तरह से मेलनी इन लोगों के लिए रास्ता साफ कर देती है। ये देखकर सभी लोग मेलनी से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर ये लोग बिना कोई खतरे के हॉस्पिटल से निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ दूर आगे जाने के बाद ये लोग कुछ ऐसा देखते हैं जिससे इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि ये लोग देखते हैं कि कुछ मरे हुए ज़ॉम्बीज़ की बॉडी से पौधों की बेलें निकल आई हैं और उन बेलों ने एक बड़े से टावर को पूरी तरह से ढक दिया था। साथ ही उन बेलों पर एक अजीब तरह के फल भी लगे हुए थे। ये देखकर सार्जेंट ने साइंटिस्ट से पूछा कि आखिर ये सब क्या है। तब साइंटिस्ट ने जवाब दिया कि यह ज़ॉम्बीज़ की लाइफ का दूसरा साइकिल है और ये हम इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर ये फल फट गए तो इनके बीज हवा में फैल जाएंगे और फिर इस दुनिया में इंसान सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वायरस हवा के जरिए इंसानों को लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये फल काफी मजबूत है, इसीलिए ये इतनी आसानी से नहीं टूटेंगे। अब आगे बढ़ते हुए इन्हें सामने मिलिट्री की एक बड़ी सी गाड़ी नजर आई, जो अंदर से पूरी तरह सिक्योर थी और ये ट्रक चलता फिरता एक लैब था। अब यहाँ ये लोग गाड़ी के अंदर चले जाते हैं, जहाँ ये लोग खाना ढूंढने लगते हैं, लेकिन अंदर इन्हें खाने का कुछ भी सामान नहीं मिलता और यह देखकर ये लोग काफी ज्यादा मायूस हो जाते हैं, क्योंकि इनका भूख से बुरा हाल हो गया था। अब यहाँ भूख को बर्दाश्त न करते हुए इनका एक साथी, जिसका नाम केलेहर है, वो खाने की तलाश में गाड़ी से बाहर निकल आता है। वहीं अब मेलनी को भी भूख लगने लगती है और मेलनी की भूख इनके लिए खतरा बन सकती थी, क्योंकि मेलनी का खाना कुछ और नहीं बल्कि इंसानों का मीट था। इसलिए खुद ही मेलनी इन लोगों से कहती है कि तुम इंसानों की स्मेल मेरी भूख और बढ़ा रही है, इसलिए तुम लोगों के लिए अच्छा ये होगा कि मुझे खाना ढूंढने के लिए बाहर जाने दो। और फिर ये लोग मेलनी को बाहर जाने की इजाजत दे देते हैं। अब यहाँ मेलनी खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगती है, पर तभी उसे परिंदों का एक झुंड दिखाई दिया, जिसे देखकर वो सीधा एक बिल्डिंग पर चढ़ जाती है और वहाँ वह एक कबूतर को पकड़कर खाने लगती है। वहीं केलेहर भी खाने की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहा होता है, लेकिन उसे खाने का कोई भी सामान नहीं मिलता और तभी हम देखते हैं कि केलेहर पर कोई नजर रख रहा है। वहीं मेलनी को एक बिल्डिंग के अंदर से कुछ बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर मेलनी सीधा उस बिल्डिंग में चली जाती है, जहां उसने देखा कि कमरे में कुछ बच्चे मौजूद हैं जो उसी की तरह हाइब्रिड बच्चे हैं, यानी कि आधे इंसान और आधे ज़ॉम्बी। लेकिन वो बच्चे बिना किसी परवरिश के बड़े हुए थे, इसीलिए उनका बर्ताव जंगली लोगों जैसा था। और तभी उन बच्चों के पास बाहर से एक दूसरा बच्चा आता है और वह बच्चा इशारों में अपने साथियों को बताता है कि बाहर एक इंसान घूम रहा है जिसका हमें शिकार करना चाहिए। दरअसल यह वही बच्चा है जो कुछ देर पहले चुपके से केलेहर पर नजर रख रहा था। अब शिकार का सुनते ही ये सभी बच्चे केलेहर को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। ये देखकर मेलनी भी समझ जाती है कि ये लोग केलेहर को मारने के लिए जा रहे हैं और फिर मेलनी दौड़ते हुए वापस गाड़ी में आती है और वहाँ वह सार्जेंट को सारी बात बता देती है कि केलेहर की जान खतरे में है। वहीं केलेहर खाना न मिलने की वजह से काफी ज्यादा मायूस हो जाता है और वापस गाड़ी की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी उसे सड़क पर खाने का एक भरा हुआ कैन मिलता है, जिसे देखकर वह जल्दी से उस कैन को उठा लेता है। और फिर कुछ और आगे बढ़ते हुए तभी उसे एक दूसरा कैन मिलता है, जिसे देखकर केलेहर को थोड़ा सा शक हो जाता है, इसलिए वह अपने आसपास नजर घुमाता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और फिर वह खुशी से दूसरे कैन को भी उठा लेता है। अब आगे बढ़ते हुए उसे एक फूड स्टोर के सामने एक और कैन पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे वो बिना कुछ सोचे समझे उठा लेता है और केलेहर को लगा कि इस फूड स्टोर में और भी खाना मुझे मिल सकता है। लेकिन इस फूड स्टोर का शटर नीचे से थोड़ा सा खुला हुआ था, मगर ज्यादा खाने की लालच में वो उस स्टोर के अंदर घुसने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह असल में उसके लिए बिछाया गया एक जाल है। अब शटर के नीचे रास्ता तंग होने की वजह से केलेहर अपने
हथियार और वॉकी टॉकी बाहर छोड़ देता है और अंदर आने के बाद जब वह फूड स्टोर का नजारा देखता है तो वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अंदर खाने का ढेर सारा सामान पड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ सार्जेंट वॉकी टॉकी से केलिहर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन केलिहर का वॉकी टॉकी तो फूड स्टोर के बाहर ही रह गया था। अब केलिहर की तरफ से कोई भी जवाब न मिलने पर सार्जेंट मेलनी और जस्टिनो उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। वहीं स्टोर में केलिहर मजे से स्नैक्स खा रहा होता है, पर तभी उसके सामने अचानक एक हाइब्रिड बच्चा आ जाता है जिसे देखकर केलिहर डर जाता है। अब यहाँ वो बच्चा केलिहर को एक चूहा दिखाकर उसे अपने पास बुलाता है। दरअसल इस दुनिया से अनजान उस बच्चे को लगा कि शायद इंसान भी हमारी तरह जानवर खाते हैं, इसीलिए वो केलिहर को चूहे का लालच दे रहा होता है। तब केलिहर उसे एक मासूम बच्चा समझकर उससे पूछता है कि बेटा तुम कौन हो और कहां से आए हो, लेकिन वो बच्चा बिना कोई जवाब दिए पीछे की तरफ जाने लगता है। तब केलिहर भी उसका पीछा करने लगता है, पर तभी पहले से छिपे हुए दो बच्चे चाकू से केलिहर पर हमला कर देते हैं जिससे वो नीचे गिर जाता है और फिर अगले ही पल सारे हाइब्रिड बच्चे उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तब केलिहर एक ग्रेनेड निकालकर उन बच्चों से कहता है कि मेरे करीब मत आना वरना तुम मारे जाओगे, लेकिन उन बच्चों में डर नाम की कोई चीज ही नहीं थी और वो ग्रेनेड को एक खिलौना समझ रहे थे। और फिर सभी हाइब्रिड बच्चे मिलकर केलिहर पर हमला करके उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेलनी केलिहर की स्मेल को सूंघते हुए सार्जेंट और जस्टिनो के साथ उस फूड स्टोर तक पहुंच जाती है, जहां ये लोग शटर के पास केलिहर का सामान देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि केलिहर फूड स्टोर के अंदर है। जिसके बाद ये लोग फूड स्टोर का शटर उठाकर स्टोर के अंदर आ जाते हैं, जहां ये लोग केलिहर की डेड बॉडी को देखते हैं जिसे हाइब्रिड बच्चे नोच नोच कर खा चुके थे। अब यहाँ ये लोग समझ जाते हैं कि केलिहर को जाल में फंसाया गया था। ये सुनकर मेलनी कहती है कि अब हम भी जाल में फंस चुके हैं। और फिर जब ये लोग स्टोर से बाहर आते हैं तो इनके सामने ढेर सारे हाइब्रिड बच्चे खड़े होते हैं। ये देखकर सार्जेंट उन्हें खत्म करने के लिए बंदूक उठाने लगता है, लेकिन मेलनी उसे ऐसा करने से रोक देती है और कहती है कि तुम सभी लोग यहीं पर खड़े रहो, मैं इनसे निपटती हूँ। यह कहकर मेलनी आगे बढ़ती है और तभी एक हाइब्रिड बच्चा दौड़ते हुए मेलनी को मारने के लिए आता है, लेकिन मेलनी उसे एक जोरदार पंच मारकर नीचे गिरा देती है। यह देखकर उन हाइब्रिड बच्चों का लीडर गुस्सा हो जाता है और वो एक बेसबॉल बैट लेकर मेलनी से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तब यहाँ इन दोनों के बीच एक जोरदार फाइट होने लगती है, लेकिन आखिर में मेलनी हाइब्रिड बच्चों के लीडर को हथकड़ी से बांध लेती है और फिर वो उस लीडर का बैट उठाकर उसे मार मार कर खत्म कर देती है। ये देखकर सभी हाइब्रिड बच्चे मेलनी से डरकर पीछे हट जाते हैं। तब मेलनी सार्जेंट और जस्टिनो से कहती है कि तुम दोनों नीचे सिर झुकाकर मेरे साथ चलते रहो ताकि इन बच्चों को लगे कि तुम दोनों मेरे शिकार हो। और फिर ये दोनों मेलनी की बात मानते हुए सिर झुकाकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये तीनों वापस लैब में पहुंचते हैं तो वहां पहले से मास्क पहनी हुई साइंटिस्ट इन पर बंदूक तान देती है। साथ ही साइंटिस्ट के हाथ में एक गैस सिलेंडर भी होता है जिससे निकलने वाली गैस से ये तीनों बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। दरअसल ये सब साइंटिस्ट ने इसलिए किया क्योंकि शुरुआत में साइंटिस्ट के हाथ पर जो कांच की वजह से कट लगा था उसका इन्फेक्शन साइंटिस्ट की पूरी बॉडी में फैल गया था, जिससे अब साइंटिस्ट समझ गई थी कि मैं जल्द ही मरने वाली हूँ। लेकिन मरने से पहले वो किसी भी हाल में मेलनी पर एक्सपेरिमेंट करके उस ज़ॉम्बी वायरस की वैक्सीन बनाना चाहती थी और साइंटिस्ट ने सार्जेंट और जस्टिनो को इसलिए बेहोश किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सार्जेंट या फिर जस्टिनो उसे इस एक्सपेरिमेंट से रोके। अब सब कुछ साइंटिस्ट के कंट्रोल में आने के बाद वह मेलनी को उठाकर ऑपरेशन रूम में ले आती है और उसका दिमाग निकालने की तैयारी करने लगती है, पर तभी अचानक मेलनी उठकर बैठ जाती है। यह देखकर साइंटिस्ट हैरान रह जाती है और पूछती है कि क्या तुम बेहोश नहीं हुई, जिस पर मेलनी साइंटिस्ट से कहती है कि शायद आपको पता नहीं, मुझे इंसानों की तरह जीने के लिए सांस लेने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी सांस कई घंटे तक रोक सकती हूँ और मेरे अंदर जो वायरस है वह मुझे ऑक्सीजन देता है। ये सुनकर साइंटिस्ट समझ जाती है कि अब मैं जबरदस्ती मेलनी को पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती, इसीलिए वो मेलनी से मीठी बातें करके उसे बहकाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो मेलनी, मैं बहुत ही जल्द मरने वाली हूँ, लेकिन अब मेरे पास वैक्सीन बनाने के लिए सब कुछ मौजूद है। बस मुझे अब एक्सपेरिमेंट के लिए सिर्फ तुम्हारा दिमाग चाहिए, जिसके जरिए मैं वैक्सीन बना सकती हूँ और दुनिया को ज़ॉम्बी वायरस से बचा सकती हूँ। लेकिन अगर एक बार ज़ॉम्बीज की बॉडी से निकली हुई बेलों के फल फट गए तो फिर दुनिया को कोई भी ज़ॉम्बी वायरस से नहीं बचा सकता। मगर ये सब सुनने के बावजूद भी मेलनी अपना ब्रेन देने के लिए तैयार नहीं थी और मेलनी साइंटिस्ट से कहती है कि तुमने खुद ही कहा था कि ये फल इतनी आसानी से नहीं टूटेंगे, जिस पर साइंटिस्ट कहती है कि हाँ, ये फल इतनी आसानी से तो नहीं टूटेंगे, लेकिन ज्यादा गर्मी या फिर सर्दी होने की वजह से
ये फल कमजोर होकर फट जाएंगे और फिर उन फलों का वायरस हवा में फैल जाएगा, जिससे कोई भी इंसान इस दुनिया में जिंदा नहीं रह पाएगा। अब यहाँ साइंटिस्ट मेलनी को और इमोशनल करते हुए कहती है कि क्या तुम चाहती हो कि तुम जिस औरत को अपनी माँ जैसा समझती हो वो ज़ॉम्बी में बदल जाए? ये सुनकर मेलनी साइंटिस्ट के बहकावे में आ जाती है, क्योंकि वो जस्टिनो से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और फिर जस्टिनो की जान बचाने के लिए मेलनी अपनी जान सैक्रिफाइस करने के लिए मान जाती है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आई और वो बस आखिरी सवाल साइंटिस्ट से पूछते हुए कहती है कि क्या हाइब्रिड बच्चे, यानी कि हम जिंदा हैं या फिर सिर्फ इंसानों की नकल कर रहे हैं? ये सुनकर साइंटिस्ट कंफ्यूज हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इसे क्या जवाब दिया जाए। और फिर वो मेलनी को उसकी सच्चाई बता देती है कि हाँ, तुम जिंदा हो और तुम्हारा इस दुनिया पर उतना ही हक है जितना इंसानों का है। ये सुनकर मेलनी साइंटिस्ट से कहती है, तो फिर हम अपनी जान कुर्बान करके तुम इंसानों को क्यों बचाएं? जिस तरह तुम इंसान इस दुनिया पर सरवाइव करना चाहते हो, उसी तरह हमारा भी इस दुनिया पर जीने का हक है। और इस बात का साइंटिस्ट के पास कोई भी जवाब नहीं होता। अब यहाँ मेलनी समझ जाती है कि साइंटिस्ट ये सब कुछ खुद को बचाने के लिए कर रही है। जिसके बाद वो साइंटिस्ट से कहती है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो इस गाड़ी से बाहर मत निकलना। ये कहकर मेलनी ने वहाँ से माचिस की एक डिब्बी उठाई और लैब से भागकर सीधा उस टावर के पास आ गई जिसे ज़ॉम्बीज की बॉडी से निकली हुई बेलों ने घेर रखा था। वहीं साइंटिस्ट मेलनी को ढूंढते हुए गाड़ी से बाहर आ जाती है, लेकिन तभी वह हाइब्रिड बच्चे साइंटिस्ट को घेर लेते हैं और फिर वह सभी बच्चे साइंटिस्ट पर टूटकर उसे मार डालते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेलनी टावर पर लगे बेलों को आग लगा देती है, जिससे वायरस के सभी फल फट जाते हैं और उसके बीज हवा में फैल जाते हैं। दरअसल मेलनी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह समझ गई थी कि साइंटिस्ट एक बार पहले भी नंबर 13 के दिमाग पर एक्सपेरिमेंट करते हुए फेल हो गई है और अगर गर्मी या फिर सर्दी बढ़ती है तो ये फल खुद ही फट जाते। इसलिए मेलनी ने खुद ही फलों को आग लगा दिया ताकि सभी इंसान ज़ॉम्बी बन जाएं, जिससे ज़ॉम्बी अब किसी को नहीं खा पाएंगे। और इस तरह से मेलनी इंसानों और ज़ॉम्बीज के बीच लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। अब जब मेलनी वापस गाड़ी की तरफ जा रही होती है तभी वहाँ पर सार्जेंट आ जाता है और सार्जेंट हवा में वायरस फैलने की वजह से इन्फेक्टेड हो गया होता है। अब यहाँ मेलनी सार्जेंट से पूछती है कि तुम गाड़ी से बाहर क्यों आए? तब सार्जेंट कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर आया। लेकिन अब इससे पहले कि वह पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता, वह खुद ही मेलनी को अपनी बंदूक देकर उससे कहता है कि मैं ज़ॉम्बी बनकर नहीं मरना चाहता, इसीलिए तुम मुझे अभी ही मार दो। और फिर मेलनी न चाहते हुए सार्जेंट को मार देती है। वहीं दूसरी तरफ लैब में जस्टिनो होश में आ जाती है और वह चारों तरफ से बंद लैब के शीशे से बाहर राख को देखते हुए समझ जाती है कि अब बाहर की हवा जहरीली हो गई है। अब कुछ देर बाद मेलनी उसके सामने आती है और मेलनी जस्टिनो को जिंदा देखकर काफी खुश हो जाती है। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।